नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल में दो साध्वी सांसद रह चुकी हैं। पहले रही उमा भारती, बाद में रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों साध्वियों के टिकट काट दिए हैं और दोनों साध्वी अपने अपने ढंग से इस बात को रिएक्ट कर रही हैं। यद्यपि साध्वी प्रज्ञा सिंह का कहना है कि मेरे कुछ वचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आए, इसलिए मेरी टिकट काटी गई। और उसके बाद रिएक्शन भी दिखाई दिया कि सीहोर में उन्होंने एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। हमने देखा उमा भारती जी भी लगभग इसी पैटर्न में काम करती रही हैं। जब भी वे सरकार से नाराज रहती हैं, वे कभी गोबर फेंक देती हैं किसी दुकान पर जाके, कहीं भी गाय बांध देती हैं, तो कभी पत्थर फेंकती हैं दुकान पर, शराब की दुकानों पर जाकर। ये उमा भारती लगातार करती रही हैं। लेकिन इस बार उमा भारती जी लंबे समय से कह रही थी कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उमा भारती का नाम गायब था। आई उमा जी ने अपने बंगले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, उसी दिन उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है BL संतोष को बोल दिया था कि भाई साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और वो इसलिए नहीं लड़ूंगी कि मुझे गंगा की सफाई के अभियान से जुड़ना है। 2 साल वो काम करूंगी, उसके बाद लड़ूंगी। आखिर उमा जी को इस बात को कहने का आज क्यों वक्त आया, जब लिस्ट में उनका नाम नहीं था? क्या उमा जी इंतजार कर रही थी कि उनका नाम आएगा? इन तमाम सारे मुद्दों पर, और ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह जो कर रही हैं, जिस तरह की तोड़फोड़ कर रही हैं, जो रिएक्ट हो रहा है, टिकट कटने का जो एक वो आक्रोश दिखाई दे रहा है, इन दोनों मुद्दों पे आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। आखिर हमारी दोनों साध्वियाँ हैं जो दोनों भोपाल में ही रहती हैं, दोनों भोपाल से सांसद रह चुकी हैं, एक अभी भी हैं, कुछ जब तक नए सांसद नहीं चुने जाते हैं, टिकट कट गया अलग बात है। आखिर इनका रिएक्शन क्यों है? पहले मैं उमा जी के बारे में समझता हूँ। अरुण जी, आप उमा जी के बहुत नज़दीक रहे हैं, आपने उमा जी के हर चीज़ को नज़दीकी से देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा नज़दीक रहे, क्योंकि पत्रकार किसी के नज़दीक नहीं होता, लेकिन कई बार हम लोग नज़दीक से वॉच करते हैं। आपने उमा जी को नज़दीक से बात किया है। उमा जी ने जो कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपको कितना सही लग रहा है? क्या वास्तव में उमा जी ने चुनाव लड़ने का विचार त्याग दिया था? यदि त्याग दिया था तो जिस तरह वो मीडिया में आके कहती थी कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी, उस तरह उन्होंने आज तक मीडिया से ये बात क्यों छुपाई थी? जब लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो अचानक उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैंने तो चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। देखिए रविंद्र जी, आपने ठीक कहा कि 30 साल से, पिछले 3 दशक से मैं मध्य प्रदेश में उमा भारती को बहुत करीब से देख रहा हूँ। उमा भारती का एक चीज़ और है, उमा भारती के करीब कोई है इसमें संदेह है, लेकिन उनको बहुत लोगों ने करीब से देखा है। जो बात है, आज उमा भारती ने 9 लाइन का प्रेस नोट एक जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो ये बात तो 3 तारीख को जिस दिन पहली सूची आई थी उसी दिन कह सकती थी, क्योंकि 29 में से 24 सीटों की घोषणा हो गई थी। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट और धार, ये 5 सीटें बची थी। इन 5 में या तो उमा भारती को केंद्रीय नेतृत्व तो छिंदवाड़ा भेजे या इंदौर भेजे। इंदौर में गुंजाइश है नहीं, छिंदवाड़ा में भी गुंजाइश नहीं है। तो दरअसल क्या है कि उमा भारती जो वास्तव में कैमरे के सामने आके कहती हैं, वो उतना ही झूठ बोलती हैं जितना कि वो भगवा कपड़े पहन के खुद को सन्यासी कहती हैं, क्योंकि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। सन्यास लिया है, सन्यास दीक्षा लिए, लेकिन सन्यासी का मन गंगा के पानी सा निर्मल होना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। और आज वही स्थिति है, जितनी गंगा निर्मल है उतनी उनका मन निर्मल है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उमा भारती 5 दिन बाद क्यों बोली। पिछले 5 साल से आप और हम देख रहे हैं कि कभी वो शिवराज सिंह सरकार, जब तक कमलनाथ की 1.25 महीने की सरकार थी, वो शायद केदारनाथ में थी और बद्रीनाथ में थी, कहाँ थी, लेकिन जब से शिवराज सिंह की 4थी पारी शुरू हुई थी, उसमें उन्होंने लगातार पहले शराबबंदी का मुद्दा उठाया, आंदोलन के ठेकों के सामने जाके तोड़फोड़ की, धरना दिया, क्या नहीं बोली, सब बयान रिकॉर्ड पर हैं, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहीं गोबर फेंक दिया तो कहीं पत्थर फेंक दिया। उसके बाद अचानक शिवराज उनके बड़े भाई हो गए, और शिवराज ने क्या खेल किया, शिवराज ने अहाते तो बंद कर दिए लेकिन दुकानें दोगुनी कर दी। ये उमा भारती को समझ में नहीं आया बेसिक गणित, कि जब देसी शराब की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकान अलग अलग होती थी, संख्या कम और ज़्यादा थी, अब उन्होंने देसी भी अंग्रेजी में मिलेगी, अंग्रेजी देसी भी मिलेगी, तो दोगुनी दुकानें हो गई। ये गणित उमा भारती को कतई नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसके बाद उन्होंने जालम सिंह पटेल की जगह अपने भतीजे राहुल को मंत्रिमंडल में भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शांत हो गई।
तो उमा भारती जब भी कोई मुद्दा उठाती हैं उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ होता है, ये अब तक प्रमाणित है। दूसरी चीज ये है कि उमा भारती ने जो आज कहा है मीडिया को बुला के, ये साफ बात है कि अगर आपने इससे पहले आप मीडिया को बुला के कहती थी मैं चुनाव लड़ूंगी, राम जन्मभूमि के लिए आप 22 जनवरी को गई थी, तो वहीं 22 जनवरी को मीडिया के सामने कह देती। जो बात BL संतोष से कही थी या जो नड्डा जी को कही थी, जिनका नाम नहीं उन्होंने अपने बयान में लिखा है, तो वो बात आके बाहर कहती कि मैंने भगवान राम के मंदिर में आके ये कह दिया कि अयोध्या का मंदिर बन गया, अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूं। लेकिन अरुण जी, आज उमा जी ने एक बात और कही है। उमा जी ने कहा है कि मैंने भी उनको मेल किया है JP नड्डा साहब को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि वे स्वयं बयान जारी करें कि मैंने ये कह नहीं कहा, और यदि वे बयान जारी नहीं करेंगे तो जो पत्र उमा जी ने उनको लिखा है वो सार्वजनिक कर देंगी। तो ये धमकी क्यों देनी पड़ रही है उनको? अपनी पार्टी के नेताओं को ही एक धमकाने के अंदाज में उमा जी को क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप बताइए पूरी पब्लिक को कि मैंने चुनाव से मना किया या नहीं किया? रविंद्र जी, आप याद करिए, उमा जी के का यही अंदाज भारतीय जनता पार्टी में उनके पतन का कारण बना था। वो याद कीजिए वो बैठक जिसमें अटल जी, अडवाणी जी थे और वहां जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया था, उसके बाद लगातार जो कुछ हुआ है। उमा भारती की सबसे बड़ी समस्या है कि आज उनके साथ कोई नहीं है, जो उनके साथी सहयोगी थे वो नहीं है। वो क्या कहती हैं उसका मतलब उन्हें खुद ही याद नहीं रहता। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बोलते वक्त, आप याद करिए कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने केदारनाथ में या कहीं थी उत्तराखंड में, तो उन्होंने बड़े ट्वीट किए थे, 20-25 ट्वीट किए थे, वहाँ नरेंद्र मोदी को भगवान बता दिया था। क्या नहीं लिखा, पिता तुल्य और क्या क्या, वो सब अभी भी रिकॉर्ड पर पड़े होंगे। तो दरअसल बात यह है कि जब उमा भारती को कुछ चाहिए होता है तब वो दबाव बनाती हैं। तो ये यहाँ क्या हुआ कि इन्हें उम्मीद थी, उन्होंने घोषणा की थी लगातार, जब ये दिख गया कि मध्य प्रदेश तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि आप याद करिए कि जब, मैं फिर कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ, जब उन्होंने अपनी पार्टी अलग की और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद साम दाम दंड भेद के जरिए उमा भारती को मध्य प्रदेश से बाहर किया था, धक्या के बाहर किया था। अब बड़ा मेलहरा का चुनाव याद कीजिए, रोती फिरी थी उमा भारती, पुलिस पे आरोप लगाए थे, वही अरविंद भदौरिया और वही शिवराज सिंह चौहान, सारे लोग थे। तो वो फिर कब लौटी, जब झांसी से उन्हें लोकसभा की सीट मिली, और एक उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा से भी वो विधायक चरखारी से, चूंकि वो लोधी बॉल सीट थी, तो वो वहां से लौटी। लेकिन मध्य प्रदेश फिर भी शिवराज सिंह ने उन्हें नहीं आने दिया। वो लगातार छटपटा रही हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाए, लेकिन उनका अस्थिर चित्त, उनके साथ कोई सलाहकार ना होना जो उन्हें सही दिशा दिखा दे, और उनका बड़बोलापन उन्हें ले डूबता है। देखिए, एक और जो प्रज्ञा सिंह जी हैं, जिनका टिकट काटा गया है इस बार भोपाल से, आपको याद होगा उन्होंने कह दिया था 13 जनवरी 2021 को, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे जो नाथूराम गौड़ है वो सबसे बड़ा देशभक्त है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और आखिर प्रधानमंत्री जी ने उनकी टिकट काट दी। टिकट काटने के बाद उनका रुख भी वैसा ही है जैसे उमा जी का है, शराब की दुकान के ताले तोड़ना, उस तरह के बयानबाजी करना, अपने विधायक को पर शर्मिंदगी जाहिर करना। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? आप जिस तरह से आपने उमा जी की व्याख्या की, मैं चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में भी जो एक पूरा मूल्यांकन क्या है? देखिए, बड़ा अंतर है उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर में। उमा भारती बचपन से प्रवचन करती थी, कभी उग्र और हिंसक या उनका अपराध में नाम नहीं आया। उन्होंने छात्र राजनीति आया भी तो केवल राम मंदिर आंदोलन। नहीं, वो अलग चीज है, वो अपराध नहीं है। तो उसको तो पूरे देश में सब अपराधी थे, लाखों लोग पहुंचे थे। वो तो एक भावात्रेक था, उसमें जो हुआ, जिन्होंने नेतृत्व किया वो अडवाणी जी, जोशी जी और तमाम लोग थे, हजारों लोग थे। चूंकि मैं उस समय नवार टाइम्स में उत्तर प्रदेश संपादक था, सबके नाम जानता हूं। तो बात यह है कि प्रज्ञा ठाकुर संन्यास लेने से पहले क्या थी, वो विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता थी, वो विद्यार्थी परिषद में काम कर रही थी। उसके बाद उनके निजी जीवन में जो भूचाल आया, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो संन्यास लेंगी। और उसके बाद आप याद करिए कि सबसे पहले बागली में एक हत्याकांड हुआ था, उसका मुकदमा उन पे चला था। फैसला क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर पर सबसे ये मालेगांव और दूसरी चीजें आना, वो जो देवास जिले का बाग, हाँ, ये सब संघ के ही एक स्वयंसेवक सुनील जोशी की हत्या हुई थी। तो ये जो चीजें हैं, प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती में बहुत अंतर है। उमा भारती कुछ भी करें लेकिन उस श्रेणी में नहीं आती हैं। ये इन्होंने संन्यास कब लिया, और जब इनके ऊपर NIA ने
मालेगांव और उसके असीमानंद और प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इन सब के नाम जब आए थे उसमें अभिनव भारत संगठन के बाद, तो बस जो है वो जांच एजेंसियों का, उस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन उमा और प्रज्ञा का बड़ा अलग अलग है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर का दावा है कि उनको एसटीएफ एटीएस महाराष्ट्र ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर, चूंकि मैंने उनका बहुत करीब से उनका सारा बयान सुना है, उन्होंने जो बोला है वो उसकी जानकारी मुझे है। पर सन्यासी होने के बाद जो व्यवहार होना चाहिए वो प्रज्ञा ठाकुर का आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। भगवा कपड़े मैं भी पहन सकता हूं, कल को आप भी पहन सकते हो, लेकिन उमा भारती में अस्थिरता है, पर उस तरह का स्वभाव नहीं है। वो एक पत्थर तो फेंक सकती हैं, लेकिन मस्जिद तोड़ने के लिए वहां जा सकती हैं, लेकिन शराब की दुकान के ताले तोड़ के और शराब बहाने का काम वो नहीं कर सकती, वो भी तब जब 5 साल बाद। और एक चीज और आप भूल रहे हैं, मतलब हम लोगों के 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा मैंने दम्भ से मैंने दिग्विजय सिंह को हराया। दिग्विजय सिंह के प्रति 77 साल का व्यक्ति, राज्य का 2 बार का मुख्यमंत्री, उससे प्रज्ञा ठाकुर बहुत छोटी हैं। उनकी जो भाषा है वो सन्यासी की भाषा नहीं है, कभी भी नहीं। चाहे उनके अपने, जब सरकार ने कितनी मदद की और उनके पीछे कौन सी ताकत है संघ की, ये आप और हम जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर को आखिर सीहोर की एक दुकान में ताले तोड़ के शराब क्यों बानी पड़ रही है, उससे उनका फायदा क्या है? नहीं, देखिए, वो अपने यहाँ कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब टिकट कटा उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग, मेरा अपना मीडिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप तोड़ मरोड़ के। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कैमरे पर, वो क्या तोड़ना और क्या मरोड़ना होगा, लाइव चीजें हैं। जो मीडिया से आपने कहा वही मीडिया ने दिखाया, उसके बाद फिर मीडिया के पास पहुंच गई। ये जो है ना कि ये दंभ, और उसके बाद गुस्सा क्या करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को संघ के दबाव में, संघ दिग्विजय सिंह को सबक सिखाना चाहता था। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने संघ पर बम बनाने के आरोप लगाए थे, संघ को निशाने पर लिया था, आज भी लेते हैं, उसका सबक सिखाना था। इसलिए अचानक प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह के सामने लाई गई और सबसे बड़े अंतर से वो जीती। आप याद करिए, उमा भारती के सामने सुरेश पचौरी लड़े थे, तो उनका भी अंतर लाखों में था, लेकिन 2 लाख से नीचे का था। इनका 3 लाख से ऊपर का गया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ इसलिए बड़ा माना गया। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन, क्योंकि टिकट आया और सबने इनको मिलकर जिताया, तो उनका ये कहना कैमरे पे कि मैंने हराया, तो मैं तो आज उनको, साध्वी को ये चैलेंज करता हूं कि जब आप में इतनी ताकत है तो आप कहीं से उतरिए और चैलेंज करिए किसी को भी। भोपाल की कोई, मध्य प्रदेश की कोई एक सीट ले लीजिए और कहिए मैं लड़ रही हूं, तो पता लगेगा कि आप सच में, आपका संन्यास, आपका तप और आपकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। अरुण जी, आइए एक आखिरी सवाल, क्या आप ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन दोनों साध्वियों से पल्ला झाड़ लिया है? देखिए, इन दोनों साध्वी की वजह से मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कई बार कटघरे में खड़ी हुई है। अब उमा भारती जी का स्वभाव सब जान गए हैं। जब वो आज कहती हैं कि मैं गंगा के लिए काम करूंगी, तो जब उन्हें गंगा मंत्रालय दिया गया था और 2018 तक का लक्ष्य था, आज 6 साल बाद वो वही बात कह रही हैं। उनको मुखिया बनाया उस विभाग का नरेंद्र मोदी ने, सब हुआ, वो नहीं हो पाया, तो फिर उसी की आड़ लेना ये किसी सन्यासी के मुंह से शोभा नहीं देता। दूसरी चीज जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो हैं, उनका उग्र स्वभाव है। उनको, वो ये समझती हैं कि जो कुछ हूं मैं हूं। वो ये भूल जाती हैं कि वो अगर संसद पहुंची हैं तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उन लोगों के मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने उनको टिकट दिलाया, सब जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि 5 साल से आप सांसद हैं, आपकी पार्टी का विधायक है वो तीसरी बार चुन के आया है, उस पर आप कैमरे पर आरोप लगा रही हैं कि आपको शर्मिंदगी आ रही है। तो इससे पहले जो उन गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए जो सांसद निधि का पैसा जाता था, लोग कैमरे पे आके बोल रहे हैं कि उसका कुछ परसेंटेज उनके लोग ले लेते थे, उससे पहले उन्हें कभी क्यों नहीं याद आया कि ये शराब का ठेका उनके अपने पार्टी के विधायक का है? क्यों नहीं पार्टी फोरम पे उन्होंने बात की? क्यों नहीं विष्णुदत्त शर्मा या जेपी नड्डा के सामने ये जाके कहा कि इससे हालात खराब हो रहे हैं? तो जो आरोप पूरे भोपाल के सारे विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह की चीजें प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आ रही हैं, कभी उनकी तरफ भी देखिए। ये जो कहना कि मैं, ये सन्यासियों के मुंह से दोनों के इतना हो गया कि नरेंद्र मोदी तो क्या कोई भी होता
तो अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, जिनका कहना है कि पीले कपड़े या भगवा कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास में स्वभाव देखना चाहिए। सन्यास जी जो रहते हैं उनका तो गंगा की तरह निर्मल मन होना चाहिए, और उन्होंने आज इस बात को स्वीकार किया है अरुण दीक्षित जी ने कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इन दोनों साध्वियों से पिंड छुड़ा लिया है, पल्ला झाड़ लिया है। फिलहाल ये दोनों साथियों का भविष्य क्या होगा, इस पर सवालिया निशान लग चुका है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।